हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो अब तक हम लोग पुनीत राय की पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम प्रवेश कर रहे हैं आदिकाल में। तो जो ये हिंदी साहित्य का पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरीज के अब तक हमारे 13 भाग पूरे हो चुके हैं। ये हमारा 14वां भाग है। इसके पीछे की सभी क्लासेस जितनी है वो प्लेलिस्ट में ऐड हैं, वहां से जाकर के आप सभी को क्रमवार देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को आप ध्यान से देखिए और जो महत्वपूर्ण लगे आप लोग वहां से आप लोग इनको नोट्स करते रहा कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगे, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आदिकाल से। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा था भोला शंकर व्यास ने। फिर है कथन कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जो है, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल था, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। अगला, उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान कौन है? तो उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो उत्तर अपभ्रंश जो है वो आरंभिक हिंदी है। अगला है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सेंगर जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है पुष्य या पुंड को। इनका समय है 7वीं सदी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल जी ने माना है सरहपा को। आगे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना शालिभद्र सूरि को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यापुंड को, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। कब से? 693 ईस्वी से। अगर हम संवत में देखें तो क्या हो जाएगा? संवत में हो जाएगा 750 विक्रमी, ठीक। अगला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। और अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना? तो अपभ्रंश का भी स्वयंभू को माना। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि और अपभ्रंश का प्रथम कवि दोनों स्वयंभू को ही माना है। अगला है कि सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सर्वमत यानी कि सभी के मतानुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो सिद्ध सरहपा। सरहपा का समय क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन जो है वो सरहपा का समय मानते हैं
669 ईस्वी और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य मानते हैं 633 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन 769 और विनयतोष भट्टाचार्य 633 ईस्वी सरापा का समय मानते हैं। दोनों के अनुसार पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है और विनयतोष भट्टाचार्य ने क्या माना है। अगला, हिंदी काव्य धारा में सरापा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो ये करने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्हीं का ग्रंथ है राहुल सांकृत्यायन का हिंदी काव्य धारा। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की पहली रचना है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो है संदेश रासक। लिखने वाले अब्दुल रहमान, 13वीं सदी। ठीक, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो हजारी जी ने माना अब्दुल रहमान को। आगे, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। अगला है कि ग्रंथ रूप में, किस रूप में? ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो वो है श्रावकाचार। लेखक देवसेन है। देवसेन कृत श्रावकाचार को ही हिंदी की पहली साहित्यिक रचना माना जाता है। अगला, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी? तो ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी तक। फिर है कि शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी? तो शुक्ल जी ने मानी 1318 ईस्वी। ईस्वी में है 1318 ईस्वी। और अगर संवत में पूछे तो 1050 से 1375। ठीक, 1375 विक्रमी। अगला, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? तो इन्होंने मानी है 1343 ईस्वी तक। आगे है कि सामान्यतः आदिकाल की अवधि क्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। आगे है हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना? पूछा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना? तो आचार्य शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। फिर एक कथन है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। आगे, किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य जो है उसको हिंदी साहित्य से अलग माना और उसे क्या किया? पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा करने वाले कौन है? आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया, वे कौन कौन से हैं? तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण जो किया था, वो आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रखा था। किसके आधार पर? 12 ग्रंथ थे, उन्हीं के आधार पर रखा था। तो वे ग्रंथ कौन कौन से हैं? आइए उन्हें देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में थे 4: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता
और कीर्ति पताका। ये 4 ग्रंथ क्या थे? अपभ्रंश भाषा में थे। और 8 जो थे वो देश भाषा में थे। वो 8 थे कुमार रासो, बीसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। 8 देश भाषा की रचनाएं और 4 अपभ्रंश भाषा की। इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल रखा था। ठीक, अपभ्रंश भाषा में 4, देसी भाषा में 8। आगे है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री लिया है। तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं का था, मिश्र बंधु विनोद, श्याम सुंदर दास का ग्रंथ जो था हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की रचना ग्रंथ थी जो कविता कौमुदी, वियोगी हरि का ग्रंथ ब्रज माधुरी सार, और मिश्र बंधु विनोद ठीक इन्हीं से लिया था। तो क्या हो गया? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। ठीक, यही हो गई 4 रचनाएं। इन्हीं 4 रचनाओं को आधार इन्होंने बनाया था। कौन कौन सी? फिर से देख लेंगे। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। अगला, आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में जो है ग्रंथ हैं और ये रचनाएं हैं। एक नजर इनको भी देखते हैं। पौमचर्यु, ऋक्षणेन्दुचर्यु, स्वयंभू छंद किसका है? स्वयंभू का है। 783 ईस्वी के आसपास लिखा गया। दूसरा, महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसहचर्यु पुष्पदंत द्वारा रचित है। 10वीं सदी के हैं ये। ठीक। तीसरा, भविष्यत कहा, धनपाल, जो कि 10वीं सदी के हैं। चौथा है संदेश रासक, अब्दुल रहमान का, जो कि 12वीं सदी के उत्तरार्ध या और 13वीं सदी के आरंभ इनका समय माना जाता है। पांचवा ग्रंथ है उपदेश रसायन रास, लेखक जिनदत्त सूरी, 12वीं सदी के। छठवां, परमात्म प्रकाश या और योगसार, परमात्म प्रकाश और योगसार, ये हैं जोइंदू के, जो कि 6वीं सदी के हैं। सातवां है पाहुड़ दोहा, राम सिंह का, 11वीं सदी के। जोइंदू नामक कवि की 6ठी सदी की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अपभ्रंश में दोहा काव्य कहाँ से आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है जोइंदू कवि की रचना जो थी परमात्म प्रकाश तथा योगसार से। यहीं से दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। अगला, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। पूछा जाता है कि अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है वो किस प्रकार का काव्य है? तो वो एक खंड काव्य है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? तो उन्होंने सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? तो शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अगला, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ वर रुचि का है। किसका? वर रुचि का। देसिल बयना सब जन मिठा, तय तय सन जपऊ और हट्ठा, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्ति है विद्यापति। बालचंद बिजावहु भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी विद्यापति की है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो देश भाषा शब्द प्रयुक्त किया है
बोलचाल की भाषा के लिए। अगला है कि आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये रचनाएं किसकी हैं? तो आदि पुराण और उत्तर पुराण लेखक हैं पुष्पदंत। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र भी है? तो सरोज वज्र नाम था सरहपा का। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। कितनी? 84। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? तो ये सरहपा के। सरहपा को सरोज वज्र भी कहा जाता था और राहुल भद्र भी। आगे है कि भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा? भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नहीं कहा तो क्या कहा? उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। फिर है कि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन है? मुख्य जो सिद्ध कवि हैं, सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कणहपा, कुक्कुरिप्पा और तांतिपा। और जो 84 सिद्ध हैं, उनके भी नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन 84 सिद्धों में थे। पूछा जा सकता है कि कौन नहीं था, इसलिए एक बार इनको देखना जरूरी है। चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सरहपा, लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, यहाँ पे पा होना चाहिए, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तांतिपा, चमरिपा, खड्गपा, नागार्जुन, कण्हपा, कर्णरिपा, ठगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजागिपा, कालपा, धोभिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्कुरिपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अंचितिपा, भल्लहपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धरवरिपा, धोकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, निर्गुणपा, जरनानंद, चरमटिपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चंवरिपा, मणिभद्रपा, ये योगिनी थी, मणिभद्रपा, कनखलापा, कनखलापा, कलकलपा, कंतालिपा, धहरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुद्रपा और भलिपा। ठीक, तो ये 84 सिद्धों के नाम हैं। इसमें 3 योगिनियां भी हैं, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। और ये जो पा इनके नाम के अंत में पा लगता था, ठीक, ये पा क्या था? ये आदर सूचक शब्द था। आदर सूचक शब्द था पा, इसको ये अपने नाम के अंत में लगाते थे। ठीक, इसके आगे दी हैं प्रमुख सिद्धों की रचनाएं, तो इनको जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ा। आगे भी लगातार हम आदिकाल को ही अभी हमें देखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, उपयोगी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली क्लासें आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।